नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आए हुए फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा जो सेशन जो चल रहा है एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये हमारा जो सेगमेंट है मिशन यूपीपी वाला सेगमेंट है। और इस क्लास में पिछली क्लास की तरह फिर से हाजिर है एक नए एमसीक्यू बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन में फिर से कुछ महत्वपूर्ण कुछ मज़ेदार क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में डिस्प्ले पे हाजिर है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो डैम वाला हम लोगों ने किया था, डैम वाला जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन, यानी भारत के साथ साथ आपको जानना क्या है कि उत्तर प्रदेश में जितने जो महत्वपूर्ण जो डैम प्रोजेक्ट है ना उसको याद रखना है। तो मैंने कुछ डैम प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये? बेतवा नदी पर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकार की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है, जिसका निर्माण 1958 में शुरू किया गया था। और इस डैम की ऊंचाई की अगर जो हम बात करें तो 46 मीटर ऊंचा। इससे पहले राजघाट के बांध नाम से जाना जाता था। बेतवा बिंद से निकलने वाली हमीरपुर के निकट यह यमुना में विलीन होने वाली लगभग जो है 560 किलोमीटर यह नदी बहती है। और इस प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध जो है कुछ ऐसे हैं, जैसे कि रिहंद के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पर मध्य और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। बेतवा नदी पर राजघाट है। बेतवा नदी पर माटा टीला डैम प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने बताया था। माटा टीला डैम प्रोजेक्ट बेतवा नदी पे है। धनगर क्या है? धनगर जो घाघरा नदी पर है। और बेतवा पर परीक्षा बांध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि परीक्षा डैम किस नदी पर है, तो याद रखेंगे बेतवा पे। और गंगा बैराज के नाम से गंगा नदी पे कानपुर में बनाया गया एक डैम या बैराज है। ठीक है, डैम या बैराज जो कि गंगा बैराज के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पे कहाँ पर है ये? कानपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश का भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भाई गन्ना की अगर जो बात करें तो अपना प्रदेश नंबर 1 पे। गन्ना की अगर हम बात करेंगे ना तो ये जो है अपना प्रदेश नंबर 1 पे। जबकि वहीं अगर जो चीनी उत्पादन की बात करेंगे, चीनी उत्पादन में भैया हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। चीनी पे हम जो है सेकेंड पोजीशन में होते हैं। लेकिन अगर जो शुगर केन की बात करें तो शुगर प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं। ठीक है, जबकि चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य है। जबकि गन्ना का प्रोडक्शन करने वाले नंबर 1 पे हम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा कारण क्या है? गन्ना उत्पादन का कारण क्या है कि गन्ना जो है प्रदेश का सबसे सिंचित फसल है। और यहाँ पर बात करें तो 750 से लेकर के 1200 मिमी रेंज की वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये जो जगह है प्रमुख उत्पादन करने वाले, जैसे कि यह जो है ये एमपी के जिले हैं जो कि गन्ना का उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर जो बात करें हम तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो तराई जो क्षेत्र है ना, जो तराई बेल्ट है, यहाँ पर गन्ना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश गन्ना प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। चलो अगला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत सिंचाई जो है कितना प्रतिशत सिंचाई जो नहरों द्वारा की जाती है? तो लगभग 30% भूमि जो है ना नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। लेकिन प्रदेश में जो कुल सिंचित जो सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है, सर्वाधिक सिंचाई जो होता है, तो सर्वाधिक सिंचाई के लिए नलकूप किसे जाना जाता है? नलकूप को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नलकूप को। लेकिन अगर जो बात करें नहरें द्वारा सिंचाई जो है 30% एरिया का सिंचाई जो नहरों के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिशन यूपीपी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार है। और जितना भी सेट देखेंगे, जितना प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, सारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। कंपिल मेला
काम्पिल एक जगह है, काम्पिल एक जगह है, काम्पिल जो है एक जगह है, और यह जो है जैन से संबंधित है। यानी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि काम्पिल मेला का आयोजन, क्वेश्चन आ गया भाई किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैन से। और काम्पिल मेला जो है जैन से संबंधित है। राम नगरिया मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है, इसको याद रखिएगा। और फर्रुखाबाद, ये जगह जो है फर्रुखाबाद का है, यानी उत्तर प्रदेश का लगने वाला काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल मेले का नाम उसके स्थान से पड़ा हुआ है, और ऐतिहासिक नगर है। काम्पिल एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख हमारे महाकाव्यों में मिलता है। यह स्थान पहले काम्पिल नाम से जाना जाता था, बाद में राजा द्रुपद ने इसका नाम बदल करके, और यहीं से जो है जैन धर्म के 13वां तीर्थंकर ब्राह्मण जो है बिमल नाथ, जो कि काम्पिल में हुआ था, फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में भगवान महावीर भी गए थे। काम्पिल मेला एक महान गुणी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। तो काम्पिल मेला, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि काम्पिल मेले का आयोजन जो है, काम्पिल मेले का आयोजन किस कम्युनिटी से, किस समुदाय से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, जैन समुदाय से। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में किस वर्ष में भारतीय वन परिषद की स्थापना की गई थी। भाई क्वेश्चन तो यूपी का है, लेकिन बात किसकी हो रही है, भारतीय वन परिषद, भारतीय वन परिषद की स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1952, 1952 में जो है भारतीय जन परिषद की स्थापना हुई थी, भारतीय वन परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा, हीरानगर किसे जाना जाता है, हीरानगर जो है किसे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में हीरे पाए जाते हैं। यानी बांदा, उत्तर प्रदेश का जो बांदा है ना, यहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है, और वह जगह उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो बांदा है, हीरा पाया जाता है। ठीक है, तांबा का प्रोडक्शन होता है, तांबा उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है, तांबा उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है, कॉपर का प्रोडक्शन जो है ललितपुर में, कॉपर का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पर होता है, ललितपुर में होता है, इसको याद रखिएगा। यह भी एक फेमस जगह है जहाँ पर कि ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र। चलो अगला क्वेश्चन है, जादिन जन्म भयो का धरती धसी ढाई हाथ। यहाँ पर ये जो ब्लैंक है ना, ये आपको बताना है कि किस महापुरुष से संबंधित है, किस महापुरुष से संबंधित है। यानी ये किसके लिए बात बोला गया है कि जादिन जन्म भयो का धरती धसी ढाई हाथ, धरती धसी ढाई हाथ, यानी जादिन जन्म भयो अल्लाह का, जादिन जन्म भयो अल्लाह का, धरती धसी ढाई हाथ, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, अल्लाह का जन्म हुआ था तो बुंदेलखंड जो है ढाई हाथ जो है धंस चुका था, ऐसा कहावत है। और यह वीर रस का संचार करने के लिए जो है लोक संगीत की शैली को अल्लाह के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह जो है बुंदेलखंडी अवधि के लिए महत्वपूर्ण कविता है, जो कि वीरगाथा काल में महान कवि जगनिक द्वारा रचित है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अल्लाह खंड के रचयिता किसे जाना जाता है, तो जगनिक को। किसे जाना जाता है, जगनिक को। और ये परमल रासों पर आधारित है। माना जाता है कि इस कविता का रचना 1250 ईसा पूर्व में हुई थी, और वीर अलाउद्दीन के शौर्य की यह गाथा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला, काकोरी षड्यंत्र में प्रधान आरोपी जो है, प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, किस शहर में फांसी दी गई, याद रखिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, गोरखपुर में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, और उत्तर प्रदेश के निकट लखनऊ में काकोरी ट्रेन में सरकारी ट्रेन को लूटने के लिए सुनियोजित योजना में को अंजाम दिया था। और इसी 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित थी, और इस उपलक्ष्य में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और इन्हें जो है 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में अशफाक उल्लाह के साथ जो है इनको फांसी की सजा दी गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन प्लास्टिक फेयर क्ले कहाँ पाए जाते हैं, नॉन प्लास्टिक फेयर क्ले कहाँ पाए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा,
मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, एक मिनरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि की भूमि का उत्तर प्रदेश में है? भारत में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का, भारत में कुल कितने प्रतिशत जो है कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22%। यानी भारत के कुल कृषि की भूमि का 22% जो है उत्तर प्रदेश में, 22% उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन होगा, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1824। क्या होगा? 1834 में उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये भाई सेगमेंट ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला, याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं। चलो सरसों, चलो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज किस मौसम में की जाती है? रबी। क्या हो जाएगा? रबी। यानी आपको भी पता है कि जो जायद की जो फसलें जो होती है इसका उत्पादन कब करते हैं? मार्च से लेकर के जून के बीच में करते हैं, जबकि रबी वाली जो फसल होती है तो नवंबर से लेकर के और फैब तक, फैब मार्च में इसकी कटाई कर लेते हैं, जबकि वहीं खरीफ की बात करें तो यह जुलाई में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह कंप्लीट कर ले। और एक है ये सभी, तो ऐसा नहीं है। सरसों का मेन जो उत्पादन का समय जो जाना जाता है वह हम नवंबर में इसको लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, फैब मार्च में इसको काट लेते हैं। और ये जो सीजन जो होता है ये रबी का सीजन होता है, रबी का सीजन होता है। यानी सरसों जो है प्रमुख जो है रबी के समय उत्पादन होने वाली फसल है। रबी की फसल जो समय जो उत्पादन होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, तंबाकू की कृषि के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए तंबाकू की कृषि जानी जाती है? तो खाने और हुक्का होती, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन होगा, आगरा नहर ओखला के किस नदी से निकली हुई है? आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकली हुई है? तो आगरा नहर जो है यमुना नदी से निकली हुई है। किससे निकली हुई? यमुना नदी से निकली हुई है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में आगरा नहर जो है यमुना नदी से निकली हुई है, ओखला के पास जो यमुना नदी से निकली, और ये नदी जो है यमुनोत्री से निकली हुई है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, यमुना नदी के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना था, और जिसके नाम पर कालिंदजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है। इस यमुना नदी का दूसरा नाम जो है कालिंदजा या कालिंदी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, 11 मंजिला पगला बाबा मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 11 मंजिला पगला बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृंदावन। क्या आंसर होगा? वृंदावन, याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगला बाबा मंदिर जो वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, और यह मंदिर जो सफ़ेद संगमरमर से 11 मंजिल मंदिर बना हुआ है, 11 मंजिला का बना हुआ है, और इसे पगला बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका असली नाम जो है, इस पगला बाबा का असली नाम जो है श्री शीलानंद जी महाराज था। क्या नाम है? श्री शीलानंद जी महाराज। और ये मंदिर जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, और ये वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो कि आधुनिक वास्तुकार का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका, इस जो पगलानंद बाबा है इनका जो पूरा नाम, इनका जो रियल में जो नाम था श्री शीलानंद जी महाराज। क्या नाम था? श्री शीलानंद जी महाराज। चलो अगला क्वेश्चन होगा, किस साधन द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है आपका
कुल सिंचित जो भूमि है ना उसकी सर्वाधिक सिंचाई कैसे होती है, नलकूप के द्वारा होते हैं, नलकूप के द्वारा होते हैं, ठीक है। यानी जनरली देखा जाए तो कुल सिंचित भूमि का लगभग 46% के आसपास जो भूमि जो है ना उसकी सिंचाई नलकूप के द्वारा होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नहर और तीसरे नंबर पे आता है नहर और झीलें। अगला क्वेश्चन होगा गोकुल बैराज का निर्माण कब किया गया था? गोकुल बैराज का निर्माण कब किया गया था? दिसंबर 1990। गोकुल बैराज का निर्माण कब हुआ था? दिसंबर 1990 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। गोकुल बैराज जो है दिसंबर 1990 में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा तो ये जो गोकुल बैराज है मथुरा बैराज भी कहा जाता है और ये मथुरा जिले के गोकुल में यमुना नदी पर बैराज बना हुआ है और इसका निर्माण जो है दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण जो है दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा सबसे लंबी नहर परियोजना। बताया था भाई, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने क्लासेस में। सिंचाई जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो नहर व्यवस्था है वो शारदा नहर है, जबकि भारत की इंदिरा नहर व्यवस्था है। यानी उत्तर प्रदेश शारदा नहर जो सर्वाधिक लंबी नहर है और यह जो है शाखा प्रशाखाओं में सहित शारदा नहर की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और ये नेपाल के सीमा के समीप शारदा नदी से निकली हुई है। और यह नदी जो है बनवासा नामक स्थान से, बनवासा जगह का नाम का है, बनवासा नामक जगह से यह जो है नदी निकली हुई। अगला क्वेश्चन होगा देवकली पंप परियोजना जो है ये गाजीपुर में है, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश स्थान की सिंचाई तो देवकली पंप नहर ये प्रसार किया गया है और ये पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई गांव पूरे देश का सबसे बड़ा गांव, जिसे प्राचीन नाम गाधीपुरी था और बदल करके इसको गाजीपुर कर दिया गया और इसका लाहौरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और गाजीपुर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो कि गाजीपुर में स्थित है और भारत का दूसरा जो अफीम फैक्ट्री वो नीमच एमपी में है। तो इस नाम से भी गाजीपुर शहर जो जाना जाता है। और गाजीपुर में सर्वाधिक आर्मी में जो है गाजीपुर के वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ? 1928 में। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ? तो 1928 में। याद रखिएगा, सन वगैरह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का कार्य 1928 में किया गया, निर्माण जो 1928 में किया गया। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी है जो कि मैंने बताया। और कुल लंबाई की जो बात करें तो 12,363 निर्माण किया गया, जिसमें 1520 में प्रारंभ किया गया और 1920 में प्रारंभ किया गया और 1928 में ये पूर्ण हो गया था। और इसकी प्रमुख शाखाएं जो है ये शारदा देवी विशलपुर, निमोई, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई आदि को करते हुए यह नहर जो है खटीमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया। इसी पे जो खटीमा जो कि उत्तराखंड का एक जगह है, पावर प्लांट है, तो वहाँ भी ये इसको जो है वो किया गया। अगला क्वेश्चन होगा किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां बहुत ज़्यादा हैं और जहां पर नदियां ज़्यादा रहेंगी वहां पे जलोढ़ मिट्टी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर जो बात करें तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। लेटराइट मिट्टी ये सिर्फ पहाड़ों पे पाई जाती है। जबकि काली मिट्टी की बात करें तो जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ रहता है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसे रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर या इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और स्पेशली इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर जो हम बात करें कि सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में उत्पादन और भंडारण जो है यूरेनियम का ललितपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में भंडारण और उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है जो कि यूरेनियम का उत्पादन भी करता है, यूरेनियम का भंडारण भी करता है। अगला क्वेश्चन होगा चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है?
चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरे नंबर पे है, जबकि पहले नंबर पे अगर जो हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है। चावल प्रोडक्शन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा प्लेस है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन होगा, चलो, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे, जबकि भारत का सबसे पहला बड़ा राज्य चावल का यह पश्चिम बंगाल है। इसके बाद कम से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नाम आता है। अकेला अगर जो हम बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उत्पादन करता है। भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित पंजाब, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि विश्व भर के कुल चावल का 20% जो है सिर्फ यहीं पे प्रोडक्शन होते हैं। और इसका वार्षिक उत्पादन की जो बात करें तो 70 करोड़ मीट्रिक टन है। 70 करोड़ जो है मीट्रिक टन प्रोडक्शन जो है अकेले ये इतने सारे राज्य करते हैं, जो कि विश्व के कुल चावल का 20% ये भारत के राज्य इसका प्रोडक्शन कर देते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा भाई? ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा और उसी दिन इसको संविधान के द्वारा मान्यता भी दिया गया और 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आज की क्लास में इतना ही रहने देते, फिर से हाजिर होंगे महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश समान अध्ययन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। यानी ये जो क्वेश्चन सीरीज है ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है। और ये सीरीज आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? तो क्यूबिक्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बने रहिए आप क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और हमेशा आप लोगों को एग्जाम के लिए पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और ये हमारे बैचेज जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है चल रही हैं वाराणसी में हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। तो आकर के आपको जो एड्रेस दिख रहा है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।